नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और एक बिजनेस स्टैंडर्ड का। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो बिजनेस स्टैंडर्ड का ही होगा, अर्बनाइजेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल ये होगा बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्बनाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप अर्बनाइजेशन का मतलब बता दीजिए। क्या मतलब है अर्बनाइजेशन का? सिंपल डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। मतलब देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत लोग मूव करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का जो साइज है इंक्रीज होता है, यानी ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज में रहने लगते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना कुछ लोगों का मानना है कि अर्बनाइजेशन गलत है, मतलब गांव के लोगों को अपना घर बार छोड़ के अर्बन एरियाज में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है अर्बनाइजेशन इज गुड ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो लोग ये विश्वास करते हैं ना अर्बनाइजेशन अच्छा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है, उन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वो कहते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, देखो 1960 में ग्लोबल रेट ऑफ अर्बनाइजेशन था 33.61%। मतलब कि 1960 में टोटल जितनी पॉपुलेशन थी ना, उसमें से 33.61% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी। 2003 आते आते पासा पलट गया, ज़्यादा लोग शहरों में रहने लगे एज कंपेरिजन टू गांव। और 2020 आते आते तो डेटा आप देखिए 56.15% अर्बनाइजेशन का रेट। और देखो, जैसे ही 20वीं शताब्दी के अंत तक हम पहुंचे, वो देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए थे, जैसे अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के देश, यहां पर भी अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने लगा। आप इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में 1960 में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना था? सिर्फ 17.94%। 2020 आते आते कितना हो गया? 34.92%। और उम्मीद यह है 2022 के अंत तक, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अर्बनाइजेशन हो जाएगा 35%, यानी 35% लोग देश के अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे और बाकी बचे हुए 65% रूरल एरियाज में। अगर एशिया की हम बात करें, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक एशिया में अर्बनाइजेशन 50% के आसपास था, 50%। उम्मीद यह है 2022 के अंत में साउथ एशिया में अर्बनाइजेशन हो जाएगा 37.6% और एशिया में 52.3%। तो जैसा कि आप साफ तौर पर कंपेयर कर सकते हो, एशिया के मुकाबले में और साउथ एशिया के मुकाबले में इंडिया में अर्बनाइजेशन अभी कम है। कहावत है ना, असली भारत गांव में बसता है। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में अर्बनाइजेशन रेट बाकी एरियाज के अपेक्षाकृत थोड़ा स्लो है। अब इसके बाद देखो, राइटर अर्बनाइजेशन के मेरिट्स डिस्कस करते हैं। राइटर के अनुसार देखो, अर्बनाइजेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग आते हैं तो उनको वहां पे रोजगार मिलता है, वो अपनी ड्रीम्स को, एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं शहरों में, क्योंकि शहरों में टैलेंट की कदर होती है। गांव में आपके पास टैलेंट भी है तो देखो उस टैलेंट का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन अर्बन एरियाज में ड्रीम्स को अचीव करना आसान होता है। अर्बन एरियाज की वजह से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कम होती है, बेहतर एजुकेशन मिलती है, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं सिटीज़ में, लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत होता है, इस वजह से जॉब्स ज़्यादा जनरेट होती हैं सिटीज़ में। बिजनेस एक्टिविटीज़ चूँकि ज़्यादा होती है सिटीज़ में, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं सिटीज़, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और सिटीज़ की वजह से किसी स्टेट के अंदर ही हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है विभिन्न सिटीज़ के बीच में। तो देखो, मतलब साफ है,
अर्बनाइजेशन के मेरिट्स हैं राइटर के अनुसार, बट जैसा कि आर्टिकल की शुरुआत में हमने डिस्कस किया, अर्बनाइजेशन की जो रेट है वो तो इंडिया में कम है। जब देखो देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ना देश का ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, विभिन्न रीजन्स को इंटीग्रेट करने पर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा था। अर्बनाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने। लेकिन अब समय आ गया है कि हम हमारे देश में अर्बनाइजेशन की जो स्पीड है ना, इसे तेज करें। इसके साथ साथ ये भी हमें इंश्योर करना होगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ कुछ ही सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं कुछ सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। हमें देखो बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ के पेरिफेरी में, जैसे ये है दिल्ली, तो इसके पेरिफेरी में है फरीदाबाद, गुड़गांव। यहाँ पर हमें इन सिटीज़ को भी अच्छे से डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि एक तो देखो बड़ी सिटीज़ में सिचुएशन ज़्यादा खराब ना हो, और दूसरा ये जो पेरिफेरल सिटीज़ है ना, यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इन पे हम फोकस करें तो ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं जाहिर तौर पर। इसके साथ साथ हम जो पिछड़ी हुई सिटीज़ हैं या फिर पिछड़े हुए टाउन्स हैं, उन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद लास्ट में देखो आप एक बार ना क्वेश्चंस पर नज़र डाल लीजिए। यूपीएससी ने पिछले 9-10 सालों में कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं मेंस में अर्बनाइजेशन से संबंधित। एक बार वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस पे आप नज़र डाल लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हमारे देश में तेज हुआ है, कौन सी इससे सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं? बात प्रॉब्लम्स की है, बात सोशल प्रॉब्लम्स की है, प्रॉब्लम्स की नहीं है। तो आप ये सब नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, कंजेशन, प्लानिंग, ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं। सोशल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। सोशल प्रॉब्लम्स जैसे बैगिंग, सिटीज़ में आपको ऑलमोस्ट हर ट्रैफिक लाइट पर बैगिंग की समस्या नज़र आ जाएगी। इसके अलावा क्राइम रेट सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कंपेरिजन टू विलेजेस, न्यूक्लियर फैमिलीज़, और अकेलापन, मतलब गांव में देखो लोग मिलजुल के रहते हैं, अकेलापन जैसी समस्याएं कम फेस करते हैं। लेकिन शहरों में चूँकि कहते हैं ना पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, तो ये लोनलीनेस जैसी चीज़ें और स्लम्स डेवलप हो जाती हैं। वहाँ पे गैटो बन जाते हैं। तो स्लम्स में बहुत बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ही कमरे में पूरा परिवार रह रहा है और हस्बैंड के द्वारा अल्कोहल का सेवन करके वाइफ को या फिर बच्चों को मारा पीटा जाता है। तो इस वजह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, मतलब जो छोटे बच्चे 18 साल से कम एज के वो क्राइम करने लग जाते हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन के। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस पर जरूर नज़र डाल लीजिएगा। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर एंड पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इनसे संबंधित हैं। ये टर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे और नया क्या हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर का क्या मतलब है। जब देखो कोविड आया ना, तो सरकार ने ढूंढना स्टार्ट किया कि हमारे देश में कौन से सरकारी लोग हैं जो महामारी के विशेषज्ञ हैं। लेकिन सरकार को हैरानी हुई कि बहुत कम डॉक्टर्स थे जो महामारी के विशेषज्ञ थे। ज़्यादातर ऐसे लोग प्राइवेटली रिसर्च कर रहे थे। आपने भी देखा टीवी डिबेट्स पे ज़्यादातर जो डॉक्टर आते थे ना कोविड-19 की डिबेट करने के लिए, वो प्राइवेट डॉक्टर्स होते थे। जैसा देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर का अलग से कैडर है, सेंट्रल सर्विस है IRS की। उसी प्रकार से GST से संबंधित भी जो IRS है ना, उनका अलग से कैडर है। IAS लोगों का अलग से कैडर है। उसी प्रकार से ना डॉक्टर लोगों का एक स्पेशलाइज्ड कोई कैडर नहीं है। ये बात सच है, सरकार डॉक्टर्स रिक्रूट तो करती है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बट चूंकि देखो उनका ना करियर प्रोग्रेशन बहुत कम है। किसी ने एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया, प्रमोशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पूरी जिंदगी वो डॉक्टर ही रह जाएगा।
लेकिन दूसरी सर्विसेज में देखिए आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, इनका कितना प्रमोशन होता है। तो इस वजह से ना बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटल्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट सर्विस एज ए डॉक्टर इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि करियर प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम ना कार्डर बनाते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कार्डर। इसमें हम डॉक्टर्स को रिक्रूट करेंगे और उनको अलग अलग फील्ड्स में ट्रेनिंग भी देंगे, मतलब स्पेशलाइज्ड कार्डर होगा अलग अलग डोमेन्स में, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको यूज किया जा सके। जैसे देखो, डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट बीमार हो जाए तो उनको ट्रीट करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे स्पेशलाइज्ड भी तो होने चाहिए ना जो डिजीज को स्प्रेड होने से रोकें, जो प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान दें। लेकिन आमतौर पे आपको पता है हमारे देश में पेशेंट डॉक्टर के पास तभी जाता है जब वो बीमार हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसी के लिए सरकार ने अब ये कैडर सेटअप करने की घोषणा की है, पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर। इसकी देखो वैसे रिकमेंडेशन तो जो हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी ना, उसी में कर दी गई थी, लेकिन अब जाके सरकार ने इसे इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया है। इसके बाद एक और चीज सरकार ने की है, आईपीएचएस। आईपीएचएस का मतलब है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ना, वहां पर क्वालिटी ऑफ हेल्थ कैसा होना चाहिए उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले 2017 में आए थे, उसके बाद 2012 में इनको रिवाइज किया गया, अब फिर से इनको रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है करंट सिचुएशन को देखते हुए। मतलब फिर से सरकार रिवाइज करेगी इन स्टैंडर्ड्स को और बताएगी कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है वो कैसा होना चाहिए। राइटर कहते हैं देखो ये तो अच्छी बात है, समय के अनुसार इन स्टैंडर्ड्स को चेंज करना जरूरी था ताकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंश्योर किया जा सके। लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं 2017 में जब सबसे पहली बार ये इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स आए थे ना, उसके बाद से अभी तक सिर्फ 15-20% पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ऐसी हैं जहां पे इन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया गया है। अदरवाइज बाकी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में तो देखो ये स्टैंडर्ड्स आके रह गए हैं और इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा पुअर है। इसके बाद राइटर कुछ सजेशंस भी देते हैं। देखो, सरकार ने बोल तो दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन स्टेट्स को बोला है। लेकिन अब स्टेट्स के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना होगा। ऐसा नहीं कि सेंटर ने बोल दिया कुछ स्टेट्स इंटरेस्टेड ना हो, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हो सकते हैं जिन्हें करना ना आए कैसे कैडर इस्टेब्लिश करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स की मदद करे इस कैडर को इस्टेब्लिश करने में। दूसरा, देखो पब्लिक हेल्थ के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसकी मैपिंग और उसका एनालिसिस करना जरूरी है, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट की जाए। अदरवाइज ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा हैं, तो उनको उसी हिसाब से ट्रेन कर दिया जाए बजाय के नए रिक्रूटमेंट करने के। लेकिन हाँ, नंबर्स इंक्रीज करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने जरूरी हैं। और देखो ये कैडर पूरी तरह से फंक्शनल तो काफ़ी सालों के बाद होगा, लेकिन कैडर का इंप्लीमेंटेशन अगले कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि प्रायोरिटी जो है इस कैडर की लो रह जाए। मतलब सरकार ने स्टेप ले लिया बट पूरी तरह से फंक्शनल ये कुछ सालों में होगा, बट अभी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर ये बोलते हैं, देखो बाकी सारी जो पोजीशंस है ना पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में यानी हॉस्पिटल्स में, वो भी फिल होनी चाहिए। अदरवाइज हो ये जाएगा, ये कैडर बन जाएगा ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, जो महामारी से संबंधित होंगे या फिर दूसरे प्रिवेंटिव केयर से संबंधित होंगे, फिर इन्हीं को लगा दिया जाएगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में। ऐसा होने की संभावना है। इसलिए ऑलरेडी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है ना, वहां पे स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। वहां पे कमी रहेगी तो खतरा यह है सरकार फिर इस कैडर से ट्रांसफर कर देगी डॉक्टर्स को जो नॉर्मल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज होती है वहां पर। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में सभी पोजीशंस पर वैकेंसीज को फिल करना जरूरी है। तो ये कुछ सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ इन स्पेसिफिक हैबिटेट। जैसे बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स सब कुछ आ जाते हैं। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज,
ये एक रिपोर्ट का नाम है जिसको 2019 में पब्लिश किया गया था IPBES के द्वारा। हालांकि देखो इतनी ज़्यादा छोटी मोटी रिपोर्ट तो यूपीएससी नहीं पूछती, बट आजकल जिस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, कुछ भी ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि यूपीएससी क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है। जैसे पहले बोला करते थे कि स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, मतलब 2001 के आसपास स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछा करती थी, लेकिन पिछले प्रीलिम में स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने प्री में पूछ लिए थे। तो ऊपर ऊपर से एक बार नज़र डाली हो ना तो ऑप्शंस देख के काफ़ी बार याद आ जाते हैं चीज़ें। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा। इन्होंने ना अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, जो पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना, जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल कम हो रही हैं, एनिमल्स की स्पीसीज, बर्ड्स की स्पीसीज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, इन सब के पीछे अगर मेजर रीजंस की बात करें, नंबर 1 है क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज जैसे देखो यूएस की कोई एनिमल स्पीसीज है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वो इंडिया की फूड चेन को, लोकल फूड चेन को डिसरप्ट कर देगी। उसी प्रकार से इंडिया का कोई एनिमल है या फिर बर्ड है, तो वो अगर यूएसए में दूसरी जगह पर जाएगा तो हो सकता है वहां की लोकल फूड चेन को डिसरप्ट कर दे, इससे लोकल जो स्पीसीज हैं वो खत्म होने लगेंगी। समझ रहे हो? इन्वेसिव स्पीसीज मतलब जो लोकल नहीं है, बाहर से आई है, लेकिन लोकल स्पीसीज को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत हनन हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा, पोल्यूशन, सबसे लास्ट में अर्बनाइजेशन, जिससे संबंधित पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया जिसमें कहा गया था कि अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा है। तो ये सब कारण बताए गए थे इस रिपोर्ट में कि ये सब कारण रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो हम ना इन्वायरमेंट को किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कल्चरल पर्सपेक्टिव से देख लें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख लें, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख लें या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख लें, हर एक पर्सपेक्टिव यही बोलेगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है सरकार कुछ कर नहीं रही है या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर नहीं रही हैं, कर रही हैं। यूनेस्को के द्वारा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया 1971 में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व देखो वो प्लेस होते हैं जहां पे ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ हार्मनी में रहता है, यानी मिलजुल के रहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता नेचर को, और नेचर भी उतना देती है ह्यूमन बींग्स को कि नष्ट ना हो जाए, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म ना हो जाएं। तो आप कह सकते हो एक प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व में ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो सिंपल मतलब ही ये होता है कि हम रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करें कि रिसोर्सेज खत्म ना हो और आने वाली जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचे रहें, और नेचर कंजर्वेशन, इन दोनों चीजों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। और इन रिजर्व्स का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था शुरुआत में यूनेस्को के द्वारा 1971 में। आज के समय में देखो साउथ एशिया में टोटल 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया था श्रीलंका में, जिसका नाम है हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको डेजिग्नेट किया गया था 1971 में। और इस बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल एरिया है 25,500 हेक्टेयर। ये सब श्रीलंका का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उससे संबंधित डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस राइटर एक भूमिका बनाना चाहते हैं कि कैसे साउथ एशिया के कई देशों में तो बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कुछ देशों में नहीं हैं। पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में देखो बायोस्फीयर रिजर्व पहला बना था 2000 में। कौन सा? ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी। ये 3 राज्यों में आता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। उसके बाद तो आज के समय में हमारे देश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 12। ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व आज के समय में हमारे देश में हैं। वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा ये स्लाइड देख के कि सर आप तो बोल रहे हो कि 12 यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे देश में, लेकिन इस मैप में तो संख्या ज़्यादा लग रही है, 18 लग रही है, ऐसा क्यों? देखो ये सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड तो 12 ही हैं। ये देखिए लेटेस्ट यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखो इंडिया की बात करने के बाद साउथ एशिया में कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसकी बात की जाती है। भूटान, इंडिया, नेपाल, इन 3 देशों में तो देखो हजारों ग्लेशियर्स हैं जो लेक से घिरे हुए हैं। ये
खंगचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस्टाब्लिश हुआ था 2018 में। ये अच्छा मॉडल है। ये इसमें वर्ल्ड के देखो हाईएस्ट इकोसिस्टम में से एक है और हाइट है 8,586 मीटर। यहाँ पर ऑर्किड्स मतलब एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जो फूल होते हैं ना थोड़े अच्छे दिखते हैं, सजावटी होते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑर्किड्स और रेयर प्लांट स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 35,000 लोग भी रहते हैं। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन। इसके बाद साउथ एशिया में दूसरे देश जैसे बांग्लादेश, इंडिया की तो बात हमने पहले भी की, मालदीव, श्रीलंका, ये वो देश हैं जिनकी कोस्ट लाइन्स हैं, यानी समुद्र से बॉर्डर टच होता है। यहाँ पे कोरल रीफ्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये एरियाज वो भी हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के वल्नरेबल हैं, जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रोट्स, सी लेवल राइज, ये सब आज के समय में देखने को मिल रहा है। मालदीव तो देखो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। मालदीव वो देश है जहाँ पर लैंड जो है वो हाई टाइड मार्क से सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब लोएस्ट लाइंग कंट्री है मालदीव। सी में पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव को ही होगा। यूनेस्को के साथ मिलकर मालदीव कोस्टल इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोगों को भी क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन से अवेयर करवाया जा सके। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का मतलब देखो ये होता है, क्लाइमेट चेंज के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं ना, उनसे एडजस्ट करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो इसे मान के कि हाँ गर्मी तो रहेगी, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ये होता है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए बारिश कम हो गई है, तो फिर ऐसे सीड्स डेवलप करना जो कम बारिश से भी उग जाएं। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, नेचर को कंजर्व करने का एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मॉडल है, काफी ट्रांसपेरेंट भी है। किसी भी देश की सरकार पर्टिकुलर एरिया को नॉमिनेट करती है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए और समय समय पर रूटीन चेक भी होते हैं, लेकिन उसी देश की सोवरेनिटी के अंतर्गत, ताकि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके। ऐसा तो नहीं किसी देश ने पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेट तो कर दिया, लेकिन जो कुछ वहां पे होना चाहिए वो कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए समय समय पर चेक भी होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। बट देखो दिक्कत की बात यह है, साउथ एशिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इनफ बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि पॉलिटिकल विल मजबूत नहीं है या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अभाव मान लीजिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए तो देखो रिच कंट्रीज को, जैसे डेवलप कंट्रीज को आगे आना होगा। जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये यूनेस्को की प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं क्योंकि इन देशों में अभी तक एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इन देशों की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि कम से कम फर्स्ट नॉमिनेशन किया जाए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। 2 दिन बाद यानी 22 मई को देखो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो इस मौके पर राइटर कहते हैं कि कम से कम देखो साउथ एशिया के जो देश है ना, यहां पर एक एक बायोस्फीयर रिजर्व अगर और बढ़ जाए ना, मजा आ जाए। और ज्यादा एरिया ऐसा होगा जहां पे नेचर का कंजर्वेशन हो, उसका ह्यूमन बींग्स और बायोडाइवर्सिटी यानी नेचर दोनों को एग्जिस्ट कर सकेंगे एक ही जगह पर, और आने वाली जनरेशन्स के लिए हम बहुत अच्छे से चीज़ों को छोड़ के जाएंगे, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।